Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT Exemplar of Class 10 Science, Chapter 1, Chemical Reactions and Equations. In this session we will solve short answer questions. Question number 32, question number 38. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answers of each question for offline practice and revision. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the question. क्वेश्चन नंबर 30। हमने इससे पहले के क्वेश्चंस जो हैं वो पीछे के वीडियोज में किए हैं, आप हमारे चैनल से उसको देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 30 से आगे बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस। हमें जो ये ऑप्शंस दिए हैं इसमें बताना है कि कौन से फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, फिजिकल चेंज में क्या होता है। फिजिकल चेंज में शेप, साइज, कलर, स्टेट चेंज होता है, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, कोई नया चीज नहीं बनता है। केमिकल चेंज में कोई नया चीज बनता है जो टोटली डिफरेंट होता है जो इनिशियल जिससे बनता है। तो दैट इज आवर माइंड मेनली क्या चेंज हो रहा है उससे पता चलेगा। तो जैसे कि इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का इवोपरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हाईली फ्लेमेबल लिक्विड होता है पेट्रोल, तो अपने आप इवोपरेट होता है। बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, एलपीजी का जलना, बर्न होना, दैट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि बर्निंग से जो स्मोक है वो एक केमिकल चेंज। तो पेट्रोलियम एलपीजी का जलना दैट इज अ केमिकल चेंज। हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट, आयरन रॉड जो है वो रेड हॉट में जब वो हीट होता है दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज, ओनली फिजिकल, जस्ट स्टेट चेंज हुआ, ठंडा से गर्म हो गया। कर्लिंग ऑफ मिल्क, कर्लिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से दही बनना, मतलब दूध से दही बनना, दैट इज अ केमिकल चेंज। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, क्या है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन, दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज, कोई चीज नया नहीं बन रहा है, सब्लिमेशन होने मतलब फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज क्या क्या है, इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल, हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। केमिकल चेंजेस, बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, curdling of milk are chemical changes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल with dilute hydrochloric acid, following observation were made. Explain these observation giving suitable reasons. हाइड्रोक्लोरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर कुछ मेटल्स के रिएक्शन हो रहे हैं जो हमारे को ऑप्शंस में दिए हैं, तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, हमें उसको उस ऑब्जर्वेशन के सुटेबल रीजन के साथ बताना है कि क्या। जैसे कि सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंजेस, जब सिल्वर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होता है तो कोई चेंजेस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर जो मेटल रिएक्टिविटी में नीचे है, इसलिए सिल्वर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्शन नहीं होता, इसलिए कोई चेंज नहीं दिखता है। मतलब कि देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन बिटवीन सिल्वर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज सिल्वर लाइज इन लो रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स, जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें नीचे है,
इसलिए सिल्वर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए कोई चेंज आपको दिखता नहीं। द टेम्परेचर सेकेंड, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेज व्हेन अल्युमिनियम इज एडेड। अल्युमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम डालते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर राइज करता है। तो टेम्परेचर राइज होना, टेम्परेचर राइज होना मतलब कि टेम्परेचर का बढ़ना। तो टेम्परेचर का बढ़ना दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ता है। एंडोथर्मिक में सराउंडिंग से टेम्परेचर ऑब्जॉर्व कर लेता है, मतलब कि कूलिंग होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइजेज, मतलब हीट जो है टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हेन अल्युमिनियम इज एडेड, बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीजेज। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। जो सोडियम मेटल है वो क्या हो रहा है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है। क्यों, जब सोडियम मेटल एयर से रिएक्ट होता है तो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट्स विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म एक्सोथर्मिक रिएक्शन which result in temperature increase. Some bubbles of gases are seen when lead is reacted with the acid. क्या है, जब lead एसिड से रिएक्ट हो रहा है तो lead हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट हो रहा है तो जो बन रहा है उसमें कुछ बबल्स ऑफ गैसेज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो, हाइड्रोजन जब बनता है हाइड्रोजन गैस तो बबल्स के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि लेड Pb प्लस HCl, दिस गिव PbCl, मतलब PbCl2 लेड क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू रेस्पॉन्सिबल प्रोड्यूस बबल्स। व्हेन लेड रिएक्ट्स विथ एसिड इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस which is responsible for the formation of bubbles. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, a substance X which is an oxide of group 2 element is used intensively in the cement industry. एक सब्सटेंस X है जिसका ऑक्साइड ग्रुप 2 का एलिमेंट का है, वो सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स ऑल्सो, जो हमारे बोन्स में भी ये एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन which turns red litmus blue. अगर ये जो वाटर से जब इसकी ट्रीटमेंट होती है तो एक सॉल्यूशन बनता है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। आइडेंटिफाई एक्स एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो क्या है, कौन सा सब्सटेंस है जो ग्रुप 2 एलिमेंट का ऑक्साइड है, सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, कैल्शियम। हमारे बोन्स में भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अब कैल्शियम ट्रीटेड विथ अगर वाटर करते हैं तो क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो अल्कलाइन इन नेचर है, अगर रेड लिटमस पे वो सॉल्यूशन पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। दैट मीन्स द कंपाउंड एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO. CO is extensively used in the cement industry. कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। On treatment of water, calcium oxide produce calcium hydroxide, which is alkaline in nature and turns red litmus to blue. Calcium plus H2O क्या हो जाएगा, COH whole twice, that is a calcium hydroxide. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासिफाई देम। हमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है और बताना ये कौन सा रिएक्शन है। तो जिसे ये में क्या स्टेटमेंट है, लेड एस्टेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म लेड क्लोराइड एंड एस्टिक एसिड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को क्या करना है, केमिकल फार्मूला के रूप में, इक्वेशन के रूप में लिख लेना है। देन बैलेंस देखेंगे कि कौन सा दोनों तरफ अगर बैलेंस है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा, दैट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो लेड एस्टेट क्या फार्मूला क्या होता है, PbCH3COO होल ट्वाइस react with hydrochloride plus HCl that gives lead chloride PbCl2 and acetic acid CH3COH। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इस स्टेटमेंट को केमिकल फार्मूला के थ्रू इक्वेशन के रूप में लिखना। सिंपली जो केमिकल फार्मूला है उसको हम रिएक्टेंट साइड से लिखते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है उसको लिखते हैं। देन अब चेक करते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड में भी हैं। अगर हैं तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, अगर नहीं है तो हमें कोफिशिएंट लगा के बैलेंस करना होता है। तब यहाँ सबसे पहले लेड हम देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में लेड 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी लेड 1 है। एसीटेट CH3COO रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में एस्टेट से ये क्या एस्टिक एसिड बना CH3। तो जो एस्टिक एसिड बना ये सिंगल है, तो सिंगल है CH3 जैसे कि यहाँ पे सिंगल है, तो सिंगल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो एस्टेट 2 है यहाँ भी 2 आ गया। अब 2H जो HCl सिंगल है, तो HCl सिंगल होने से क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो अगर प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 2 है मतलब कि रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 1 है, तो अगर हम HCl में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी क्लोरीन 2 हो जाएगा और रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में, दैट इज बैलेंस क्लोरीन हो जाएगा। तो क्लोरीन 2HCl कर दिया, जब 2HCl कर दिया तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, अब हमने यहाँ 2 कर दिया तो यहाँ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्योंकि एसीटेट था 2, हमने ऑलरेडी 2 कर दिया और 2 हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी H जुड़ गया, एस्टेट से एस्टिक एसिड जब बना, मतलब कि इक्वेशन इज बैलेंस। अब देखते हैं कि इक्वेशन में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, एस्टेट डिस्प्लेस होके क्या बन रहा है, क्लोराइड, लेड क्लोराइड। अब एस्टेट क्या हो रहा है, क्लोरीन लेड के पास चला गया और एस्टेट हाइड्रोजन के पास आ गया, मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, a piece of sodium metal is added to absolute ethanol to form sodium ethoxide and hydrogen gas। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को केमिकल फार्मूला के रूप में इक्वेशन लिखेंगे। तो सोडियम मेटल मतलब Na किससे रिएक्ट हो रहा है, इथेनॉल से, मतलब C2H5OH, that gives sodium ethoxide C2H5ONA। केमिकल फॉर्मूला सोडियम इथोक्साइड का C2H5ONA एंड हाइड्रोजन गैस H2। अब फिर चेक करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो हमारे पास सोडियम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, C2H5 जो है यहाँ 1 है, रिएक्टेंट में यहाँ भी 1 है, वो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मतलब कि ये वो, लेकिन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, H2 हो जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस। तो H2 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्टेंट साइड में इथाइल अल्कोहल जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इथाइल अल्कोहल मीन्स इथेनॉल। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब
हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब इथाइल अल्कोहल हो गया, तो इथाइल अल्कोहल इधर 2 हो गया, इधर 1 है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो सोडियम इथोक्साइड है इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और रिएक्टेंट साइड में Na को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2Na हो गया, रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में भी 2Na हो गया। यहाँ पे इथाइल जो है इथोक्साइड जो है यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ भी इथोक्साइड 2 हो गया, तो ये सोडियम इथोक्साइड कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन जो बचा, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस 2 हो गया, H2 2 हो गया। अब दैट इज ए बैलेंस इक्वेशन। अब हमें चेक करना है कि इस इक्वेशन में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सोडियम क्या है, डिस्प्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो उससे क्या बन रहा है, सोडियम इथोक्साइड। तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, iron third oxide on heating with carbon monoxide gas reacts to form solid iron and liberates carbon dioxide gas। मतलब कि आयरन ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला Fe2O3 on heating with carbon monoxide CO that gives solid iron Fe and liberate carbon dioxide CO2 ने इक्वेशन के रूप में केमिकल फार्मूला लिख लिया। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो हमारे पास जो है Fe2O3 मतलब आयरन 2 है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ आयरन 1 है, तो हमें प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, मतलब 2 आयरन इधर प्रोडक्ट साइड हो गए, रिएक्टेंट साइड में भी 2 हो गए। नेक्स्ट, ऑक्सीजन 3 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, 3 + 1 4 है, CO में भी 1 है, तो 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो 4 है। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन को जो प्रोडक्ट साइड में है CO2 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाए, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3CO, 3 × 2 मतलब 6O, और रिएक्टेंट साइड में भी कार्बन मोनोऑक्साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 3CO हो गया, तो यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन हो गया, 3 ऑक्सीजन + 3 ऑक्सीजन फेरस ऑक्साइड में, तो क्या हो गया, 6 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में भी 3 × 2 6 ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड में आ गया, तो दैट इज इक्वेशन इज बैलेंस। अभी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन है, आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल है, दैट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल है, हाइड्रोजन का रिमूवल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस reacts with oxygen gas to form solid sulfur and liquid water। हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या बोलते हैं, फार्मूला H2S react with plus oxygen that gives solid sulfur S plus liquid water H2O, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड react with oxygen that gives sulfur and water। इक्वेशन हमने लिख लिया, और फिर हम उसी तरह रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हम इसको देख के बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, सल्फर 1 है और सल्फर 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में जो वाटर है वहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2H2O, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया और रिएक्टेंट साइड में भी 2 ऑलरेडी है, तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस किए तो हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 × 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में जो H2S है उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, 2 × 2 4, और
प्रोडक्ट साइड में जो सल्फर सॉलिड मिला है उसको 2 से कर दे तो सल्फर बैलेंस हो गया, मतलब दिस इक्वेशन इज बैलेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, हाइड्रोजन मतलब रिप्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट हो गया, H2S that gives solid sulfur and H2O that is a displacement reaction। जो सल्फर है डिस्प्लेस हो गया, उसकी जगह ऑक्सीजन है, डिस्प्लेसमेंट मतलब रिप्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बोतल? सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतल में क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर में नहीं रहेंगे तो जब वो सनलाइट उसको मिलेगा, एक्सपोजर इन सनलाइट, तो क्या होगा, सिल्वर और क्लोराइड में क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतल में रखते हैं, जिससे कि वो सनलाइट में एक्सपोज ना करे, मतलब बाहर, जिससे कि डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड का ना हो। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस व्हेन एक्सपोज्ड टू sunlight, hence silver chloride is stored in dark color water। Next question, question number 35, balance the following chemical equation and identify the type of chemical reaction। क्या है, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन दैट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, दैट इज कि कॉम्बिनेशन हो, मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलके एक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है इसलिए वो नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सिंथेसिस रिएक्शन भी, मैग्नीशियम और क्लोरीन को आपस में जब हम मिक्स वो करेंगे तो जो बनेगा वो मतलब सिंथेसाइज होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट, HgO, Ag मीन्स मरकरी, HgO हीट हो रहा है तो क्या हो रहा है, Hg प्लस O2 ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है, मतलब कि अब क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे में टूट रहे हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हीट दे रहे हैं। ऑन हीटिंग दैट गिव्स मरकरी एंड ऑक्सीजन गैस, HgO on heating gives mercury and oxygen gas, मतलब Hg plus O2, that the example of thermal decomposition। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोडियम सॉलिड प्लस सल्फर सॉलिड जब फ्यूज हो रहा है तो क्या बन रहा है, सोडियम सल्फाइड। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है, सोडियम और सल्फर आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड Na2S बना रहे हैं, Na2S सोडियम सल्फाइड, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे ही नेक्स्ट, टिटेनियम क्लोराइड प्लस Mg मैग्नीशियम दैट गिव्स टिटेनियम सॉलिड प्लस Mg क्लोराइड। तो यहाँ क्या हो रहा है, दिस रिएक्शन टिटेनियम क्लोराइड, तो क्लोरीन जो क्या है डिस्प्लेस होकर मैग्नीशियम, मतलब कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दिस रिएक्शन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज एक बार डिस्प्लेस हो रहा है TiCl4 प्लस Mg दैट गिव्स Ti टिटेनियम प्लस MgCl2, तो दैट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉल्यूशन क्या हुआ, TiCl4 प्लस Mg दैट गिव्स Ti प्लस 2MgCl2, बैलेंस हो गया इक्वेशन। और यहाँ पे क्या डिस्प्लेस कर दे रहा है क्लोरीन को, क्लोरीन मैग्नीशियम के पास आ जा रहा है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
silicon oxide that gives calcium silicon oxide. The CaA plus SiO2 that gives CaSiO3. That is a synthesis reaction. मतलब कंबाइन हो रहा है. That is also a combination और synthesis. हमने कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड को जब आपस में कंबाइन किया तो CaSiO3 बना. That is a synthesis और combination. Next, H2O2 हाइड्रोजन peroxide on ultraviolet light that gives H2O plus O2. तो इसका सॉल्यूशन मतलब H2O2. अब हम इक्वेशन भी बैलेंस कर लें तो इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, H2O2 gives 2H2O plus O2. दैट इज अ डिकम्पोजिशन. H2O2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होके हाइड्रोजन मतलब H2O वाटर में एंड ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है. दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब एक बिग मॉलिक्यूल टूट के अपने स्मॉलर मॉलिक्यूल वाटर एंड ऑक्सीजन में बनना. दैट इज अ डिकम्पोज. जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वहां पे कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो जुड़ के एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं. दैट इज अ कॉम्बिनेशन. यहाँ एक बड़ा छोटे दो या दो से बड़े उसमें टूटता है. दैट इज अ डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. A magnesium ribbon is burnt in oxygen to give a white compound X accompanied by emission of light. जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से बर्न होता है तो एक कंपाउंड व्हाइट कंपाउंड देता है जो X है, साथ में लाइट एमिट होता है. If the burning ribbon is now placed in an atmosphere of nitrogen, it continue to burn and form a compound Y. अगर जो मैग्नीशियम रिबन है वो अगर नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखते हैं तब भी वो बर्न होता है और क्या एक कंपाउंड Y देता है. पूछ क्या रहा है, राइट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ X एंड Y. नेक्स्ट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व इन वाटर. तो पहला क्या है, मैग्नीशियम बर्न्ट इन ऑक्सीजन मतलब मैग्नीशियम Mg प्लस O2 दैट गिव्स व्हाइट कंपाउंड X. व्हाइट कंपाउंड X मतलब व्हाइट Mg प्लस O2 गिव्स MgO. मतलब कि हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो 2Mg प्लस O2 दैट गिव्स 2MgO. दैट इज अ व्हाइट कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट इज X. Next, if the burning ribbon is now placed in atmosphere of nitrogen, मतलब if Mg plus N2 that gives Mg3N2 magnesium nitride. That is a compound Y. अगर इक्वेशन 3Mg plus N2 करेंगे तो क्या आएगा, that gives Mg3N2. This is known as magnesium nitride. That is a compound Y. Write a balanced chemical equation when X is dissolved in water. X मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में जब डिजॉल्व हो रहा है मीन्स H2O that gives magnesium hydroxide. If magnesium oxide is dissolved in water, the product is magnesium hydroxide MgOH whole twice. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 37. Zinc liberate hydrogen gas when react with dilute hydrochloric acid, whereas copper does not. Explain why. जिंक
क्या करता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, लेकिन कॉपर नहीं रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स का है उसमें जिंक कॉपर से आगे है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, as zinc is placed above the hydrogen and copper is placed below hydrogen in reactivity series of metals. Because of this, zinc react with HCl whereas copper will not react. जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक जो प्लेस है हाइड्रोजन से एबव है, और कॉपर लेस रिएक्टिव है क्योंकि बिलो रिएक्टिविटी सीरीज में बिलो हाइड्रोजन है। इसलिए जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है जबकि कॉपर रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। A silver article generally turns black when kept in open for few days. The article when rubbed with toothpaste again starts shining. कोई भी सिल्वर आर्टिकल काला पड़ जाता है जब उसको ओपन में कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, वहीं जब आर्टिकल को फिर से टूथपेस्ट से रब करते हैं तो शाइनिंग करने लगता है फिर से। Why do silver articles turn black when kept in an open for few days? Name the phenomena involved. क्यों ब्लैक होता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है उसके चलते वो रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, दैट इज अ कोरोजन। इसको हम जंग लगना, जिसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, वैसे इसको हम सिल्वर पे कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन ऑफ सिल्वर हो जाता है। सिल्वर reacts with H2S, hydrogen sulfide present in the atmosphere, to form a black color compound, silver sulfide. This phenomena is called corrosion. तो सिल्वर अगर हम ओपन में रख देते हैं तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रेजेंट है, उससे रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट होता है जो कि ब्लैक कलर दिखने लगता है। दैट इज नोन एज this phenomena is called corrosion. Okay. Name the black substance formed and give its chemical formula. The black color compound formed is silver sulfide. सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? Ag2S। क्या होगा जब सिल्वर Ag प्लस H2S जब रिएक्ट होता है तो Ag2S प्लस हाइड्रोजन बनता है, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिल्वर सल्फाइड Ag2S। तो आज इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे अपने से और अच्छी तरीके से समझेंगे, और साइंस हो या मैथ हो, जितनी बार आप रिवीजन अपने से करते हैं और फिर रिटन रिवीजन करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है, फिर वो गलती होने की कोई चांसेस नहीं होती, क्योंकि साइंस और मैथ टोटली डिपेंड ऑन रिवीजन। तो आप इसको अपने से भी रिवीजन कीजिए। आज यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट में हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे और आज समाप्त करते हैं। थैंक यू।